अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान अजीज़। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान में सहाफ़त की शान इमरान रियाज खान साहब। खान साहब, पहले तो ये बताएं कि ये सारा हुआ क्या है इमरान खान साहब के साथ, कैसे हुआ है और क्या इब्तिदाई जो मालूमात थी वो आपके पास आई थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका आने का। और सबसे पहले तो जो पहली इन्फॉर्मेशन आई वो ये आई कि एक हमलावर था और वो गोली चला रहा था। मैं इस कंटेनर पे एक दिन पहले मौजूद था, 2 दिन पहले, यानी जिस दिन ये गोली चली उससे एक दिन छोड़ के उससे पहले वाले दिन मैं वहाँ पे मौजूद था। और मैंने वहाँ पे अच्छा खासा टाइम, लगभग 2 घंटे वहाँ गुजारे थे। मैंने एक इंटरव्यू भी किया था इमरान खान का। एक कंटेनर के सामने जो आगे वाला एरिया ना, उसके ऊपर भी लोग मौजूद थे। ये एक तो कंटेनर ऊपर का एरिया, एक आगे भी थोड़ा सा एरिया बना हुआ है जो डीजे वाला एरिया 5, 4, 6 लोग उस पर मौजूद होते हैं। एक सिक्योरिटी वाले भी 1-2 लोग वहाँ मौजूद होते हैं। इससे अगर आप देखें ना तो सामने आपने उस वीडियो में देखा एक शख्स खड़ा है लाल टी शर्ट में, ये हाफिज शाहिद मुनीर है। ये गुजरांवाला में एक्सप्रेस न्यूज के ब्यूरो चीफ है। अच्छा। हाफिज शाहिद मुनीर रेड टी शर्ट के अंदर। इस आदमी को पता ही नहीं चला कि गोलियां चल रही हैं। अच्छा। एंड तक आपने देखा होगा कि वो गोली चलती रही और ये खड़ा रहा, फिर गोली चलती है और ये फिर खड़ा हुआ, आसपास लोग जमीन पे बैठ रहे हैं, लेट रहे हैं। ये समझ रहे थे। मैंने इनसे पूछा कि आपको क्या हुआ था, उनको मैं समझा कि आतिशबाजी हो रही है, कोई ऐसी चीज है कि एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि यूं गोली चलेगी। इनका जो फासला था ना इमरान खान साहब से, वो इनसे मैंने आइडिया लिया कि आप कितनी दूर थे। तो मुझे पता चले कि जो हमलावर है वो कितनी दूर, 10 मीटर के फासले में कहते जी मैं तकरीबन खान साहब से मेरा 10 से 12 मीटर का फासला होगा, और इससे कम फासले पे इनके पीछे ये साथ ही हमलावर था। तो जो पहला हमलावर जिसको हमने देखा वो कंटेनर के बिल्कुल सामने इमरान खान के लेफ्ट वाली साइड से फायरिंग कर रहा था। वहां पे 9 होल मिले हैं 9mm के। गोलियां लगी हैं लगभग 10 के करीब लोगों को, जिनमें से 4 तो इमरान खान को लगी हैं। 13 लोग जख्मी। 13 लोग जख्मी है ना। 4 गोलियां तो इमरान खान को लगी हैं, किसी को 2, किसी को 3 ऐसे लगी हैं, किसी को 1 लगी है। तो क्या सारी गोलियां हिट हुई हैं? कोई गोलियां हवा में नहीं गई? मुमकिन है बहुत सारी गोलियां हवा में भी गई हों। तो ऐसी सूरत हाल में इसके अकेले के पिस्टल से इतनी गोलियां निकल नहीं सकती, ये बात समझ नहीं आ रही थी। फिर कंटेनर के ऊपर जो इमरान खान साहब का डीजे है उसने एक इंफॉर्मेशन दी। फिर मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई कल, तो उन्होंने बताया कि जब वो गोलियां लगने पे, इमरान खान साहब गोलियां लगने पे नीचे गिरे हैं। ये ऐसा नहीं हुआ कि गोलियों की आवाज सुनी और वो बैठ गए। गोलियां जैसी उसने चलाई, उसने हाथ पकड़ा, वो गोलियां लग गई थी उनको। वो नीचे बैठे हैं। उसके बाद एक ब्रस्ट भी फायर हुआ, आपने सुना होगा वीडियो के अंदर। वहां जितने लोग मौजूद हैं कंटेनर पे, मैं उन सबसे पूछता हूं, उन्होंने कहा जी हमें फील हो रहा था कि गोलियां चल रही हैं, आवाज नहीं आ रही, और गोलियां भी चली। मैंने उससे हाफिज फरद से पूछा, जो सिक्योरिटी के लोग हैं उनसे पूछा। एक सिक्योरिटी का लड़का है, वो उसने मुझे बताया कि उसके गोली थी बॉडी में, उसको गोली लगी हुई थी, लेकिन वो रेस्क्यू करके हॉस्पिटल तक आया इमरान खान साहब को लेकर। जब वो हॉस्पिटल पहुंचा तो उसने फिर खान साहब का जब ऑपरेशन हो रहा था तो उसने बताया जी मुझे भी लगी हुई है गोली। अच्छा। तो वो उसने फिर बाद में डॉक्टर को एंड में जाके बताया कि पहले खान साहब को वो रेस्क्यू करता रहा। उसने कहा देखिए बंदे कम है, मैन पावर नहीं है, तो मैं साथ चला जाता हूँ। तो जब वो आ गया उसने बाद में बताया कि जी मुझे गोली लगी हुई है और गोली अंदर ही है, निकाल। तो फिर उन्होंने उसको बाद में ट्रीटमेंट उसको दिया। 9mm की बुलेट है, आपको पता है कि ये जितना करीब से फायर हुआ बहुत डैमेजिंग हो सकती है अगर कि नाजुक जगह पे लग जाए। तो इमरान खान साहब को जो एक गोली लगी है ना, वो उनकी एक मेन आर्टरी होती है टांग के अंदर, जिसका कई लोग मजाक उड़ाने की भी कोशिश कर रहे थे। एक्चुअली वो एक मेन आर्टरी है जिसको शारक उन्होंने कह दिया, तो उस पर लोग मजाक कर रहे थे। खुदा ना खास्ता, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में ये वाक़या देखा है। एक आदमी को ऐसी गोली लग गई थी और मेन आर्टरी में लग गई थी, तो उसको ब्लड की बोतलें दे देकर लोग जमा कर रहे थे और वो उसका ब्लड निकलता चला जा रहा था। वो कंट्रोल नहीं होता, वो कंट्रोल करना ही बहुत मुश्किल होता है। डॉक्टर उस ब्लीडिंग को रोक ही नहीं सकते, खुदा ना खास्ता टांग ज़ाया होने का भी खतरा होता है। तो वो उसके बिल्कुल चंद सेंटीमीटर से वो अवॉइड की है गोली उस जगह पे हिट करने से। तो अल्लाह ताला का शुक्र है एक बड़ी बचत हुई है इमरान खान साहब की, वरना एक नई मुसीबत बन जाती। ये हमलावर एक और भी था जो कहीं और से फायरिंग कर रहा था और उसकी गोलियों की बातों का आवाज़ भी नहीं आ रही थी। इस मुलजिम नवीद साइलेंसर था या कुछ और था उसके पास, लेकिन सामने एक हमलावर था जिसको खान साहब भी आइडेंटिफाई करते हैं कि था, वो डीजे कहता है वो भी था, पुलिस भी अब मानती है कि एक और हमलावर था। तो इस हमलावर की जितनी वीडियोज रिकॉर्ड की गई हैं वो सारी की सारी फरमाइशी प्रोग्राम है। यानी कई लोग घबरा जाते हैं बिला वजह कि ये हम पे इल्ज़ाम ना आ जाए। अगर आपने कुछ नहीं किया तो आप पे इल्ज़ाम नहीं आएगा, लेकिन अगर आप घबरा जाएंगे और घबरा के आप इस तरह की चीज़ें करेंगे कि फौरी तौर पे इसको कोई रंग दे दिया जाए, तो आप
इन्वेस्टिगेशन के ऊपर असरअंदाज होते हैं, असल केस भी खराब हो जाता है और फिर एलिगेशन भी उन लोगों के ऊपर लगते हैं जिनके ऊपर बाद औक़ात शायद वो जिम्मेदार भी नहीं होते उसके लिए। तो ये एक अनफॉर्चुनेट चीज़ हुई है इसमें कि इसमें शवाहिद को वैसे इकट्ठा नहीं किया गया। मुलजिम के बार बार स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, इससे बेहतर है मुलजिम को बिठाएं, उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि जनाब आप बताएं कि आपको कैसे ख्याल आया, आपको हीरो अगर पाकिस्तान का मीडिया उसको बनाना चाहता है तो उसको फिर हीरो बनाए अच्छी तरह। अब आप लोगों ने जाके कवरेज किया, आप बता रहे हैं कि वो कभी मस्जिद में नहीं घुसा, उसके जो इस्लाम के नाम के ऊपर कत्ल करता फिर रहा है, वो कभी उसने ईद की और जुमे की नमाज नहीं पढ़ी, चरसी भंगी टाइप का वो आदमी है। इतना कीमती पिस्तौल आपने उसको दिया, ये तो बेच के मंशियात इस्तेमाल कर लेते होते हैं। तो अच्छा, उसके घर का प्लस्तर नहीं हुआ और लाखों मालियत की ये जो उसने गन ले ली, एक उसने कहा जी 20,000 की भी ले ली, तो उसके घर का प्लस्तर नहीं है। और उसकी जो हमारी उर्दू पॉइंट के ऊपर वीडियो चली है, उसके घर के बाहर वो कह रहे थे कि होल्डर नहीं वो लगा सकता था बल्ब का। हाँ, और मस्जिद में नहीं जा रहा लेकिन इस्लाम के लिए कुर्बानियां दे रहा है। और वो और उस आदमी को मारने चला है जिसने पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया के खिलाफ सबसे ज़्यादा बात की, जिसने नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में सबसे ज़्यादा बात की, जिसने रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी बनाई, जिसने हर जगह पे कुरान और हदीस का हवाला देने की कोशिश की, जो हमेशा रियासत मदीना की बात करता है। उस आदमी के ऊपर मजहब कार्ड इस्तेमाल करने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं और भोंडी कोशिश है। दोबारा इंटरव्यू आने का मकसद ही ये था कि पहले वाले इंटरव्यू में जो मकसद था वो पूरा नहीं हुआ था। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ जिसके बारे में नॉर्मली लोगों को नहीं पता। फौरी तौर पे पंजाब गवर्नमेंट से हेलीकॉप्टर डिमांड किया गया। किसने? इमरान खान साहब के साथ जो लोग मौजूद थे। ठीक है, मुझे एग्जैक्टली पता है किसने किसको कितने बजे मैसेज किया। 12 मिनट तक जवाब ही नहीं आया। 12 मिनट के बाद पहली मिस कॉल आती है और वो फौरन काट दी जाती है। यानी मिस कॉल की और फौरन रिकॉर्ड पे रहेगी, मैंने मिस कॉल किया, मैंने कॉल किया। ठीक है। उसके बाद दोबारा राब्ता होता है और तकरीबन कोई 15-20 मिनट और ज़ाया किए जाते हैं। वहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है उनसे जब गाइडेंस मांगी जाती है कि हेली कहाँ पे उतरेगा, हमें कहाँ जाना है, वो भी मिस गाइड करते हैं। उधर चले जाओ, उधर चले जाओ। कोई गाइड या तो पैनिक था या डेलिबरेटली था, लेकिन जो भी था वो बहुत बुरा था। इमरान खान साहब के जो साथी हैं वो परेशान हो गए और उन्होंने फिर लाहौर की तरफ गाड़ियों को भगाना शुरू कर दिया कि हेलीकॉप्टर वाला ऑप्शन अगर लेने के लिए हम यहाँ रुकते हैं और हेलीकॉप्टर हमें मिस करता है तो ये तो ब्लीडिंग हो रही है। और इनकी उम्र भी 70 साल है इमरान खान साहब की। फिर हड्डी में गोली लगी, उसकी पेन बहुत होती है, 3 गोलियां बॉडी के अंदर रुकी हुई हैं। ऐसी सिचुएशन में वो प्लान कर रहे थे कि इमरान खान साहब को जल्द अज जल्द अस्पताल पहुंचाया जाए। हेलीकॉप्टर का तो नहीं हुआ ना। अब उन्होंने, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें मिसगाइड हो रही थी, डिले हो रहा था, मैसेजेस के जवाब नहीं आ रहे थे, तो फिर फौरी तौर पे शौकत खानम अस्पताल जाने का तय था। ये गाड़ियाँ भागना शुरू हुई जीटी रोड पे। इनके आगे पायलट फौरी तौर पे लगाया गया ताकि वो रास्ता दिखाए। अब एक हैरानकुन चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जो क्लेम किया उन 2 गाड़ियों वालों ने, जिन 2 गाड़ियों में इमरान खान साहब ट्रेवल कर रहे थे, पीछे वाली में इमरान खान, अगली वाली में उनके करीबी साथी। इमरान खान की गाड़ी में उनका भांजा था साथ, हसन, हाँ, और एक और कोई अली नाम का उनका है, वो भी साथ था। आगे वाली गाड़ी के अंदर भी हाफिज फरत और 1-2 और लोग थे। अब पायलट ने जानबूझकर, वो ये क्लेम करते हैं कि 3 मरतबा हमारा रास्ता गलत किया। जो आगे पायलट स्क्वाड जा रहा था, हाँ जी, जिसको लाहौर जल्दी पहुंचाना था, उसने 1 मरतबा रिंग रोड पे चढ़ाने की कोशिश की कि अगर इमरान खान वहां चढ़ जाते तो कम से कम 1 घंटा, कम से कम 1 से सवा घंटा जाया हो जाता शौकत खानम पहुंचने में। ये क्योंकि साथ कनेक्टेड था आगे वाली गाड़ी वाला, तो इसने उसको अवॉइड किया और इसने कहा पायलट के पीछे नहीं, मेरे पीछे, मेरे पीछे। इसने अपने पीछे लगाया। 3 मरतबा उन्होंने क्लेम किया कि हमें गलत रास्ते पे डालने की कोशिश की गई और हमने 3 मरतबा अवॉइड किया। तो पायलट स्क्वाड तो पंजाब पुलिस का ही था ना आपके सामने। उसके बाद वो बताते हैं कि जो ये जो जा रहे आपका मोटरवे का एंट्री पॉइंट है, एंट्री पॉइंट के ऊपर इन्होंने पहले कॉल की हुई थी कि उसको क्लियर रखना है आपने, ताकि स्पीड में इमरान खान निकल जाएं जल्दी हॉस्पिटल। लेकिन वहां इमरान खान गाड़ियों में फंसे। फिर लेन क्लियर नहीं रखी एग्जिट पॉइंट के ऊपर फिर इसने लड़ाई की इमरान खान साहब के एक साथी ने और कहा कि एग्जिट खाली करो, हम एंट्री पे फंसे हैं, हमारा वक्त बहुत कीमती है, अब ये गाड़ियां भाग रही हैं। इन्होंने जैसे ही वो एग्जिट पॉइंट के पास पहुंचे तो इनको कहा गया एक्सट्रीम लेफ्ट, और रास्ता लास्ट लेन में रास्ता राइट वाला खुला हुआ था। ओके।
तो ये राइट से निकले, वहां पे भी ये कहते हैं हमें मिस गाइड। फंसाने की कोशिश की गई इनको। उसके बाद ये बताते हैं कि जब हम मोटरवे से उतरे तो हमें कोशिश की गई कि हम ठोकर न्याज बेग पे नीचे आ जाएं। ठोकर न्याज बेग पे नीचे आने का मतलब आप समझते हैं? आपको आइडिया है वहां क्या सूरत हाल होती है? अब क्योंकि शौकत खानम जाना था तो बेस्ट वे ये है कि आप वहां से सीधे चले जाएं और आगे से आप टक्कर पे जाके टच करें और राइट होके आप सीधा शौकत खानम चले जाएं। सबसे बेहतरीन तरीका ये है। इजी रूट है। दूसरे रास्तों में आपको ज्यादा इशारे मिलते हैं, ज्यादा परेशानियां मिलती हैं, तो ये बेहतर है। और इसके बारे में बाकायदा वो चिल्ला चिल्ला कर बता रहे थे कि हम इस तरफ से जा रहे हैं, हम इस तरफ से जा रहे हैं। पायलट दोबारा नीचे उतर गए ठोकर की तरफ। ठोकर पे तो इतना रश होना था। दोबारा फिर इन्होंने चिल्लाकर कहा कि मुझे रास्ता पता है। जो अगली गाड़ी वाले उन्होंने कहा हमें रास्ता पता है, हमें फॉलो करो। फिर ये सीधा गए, पायलट के पीछे ना जाए, हमारे पीछे हैं। इस मर्तबा जब इन्होंने सिक्योरिटी को छोड़ा तो इनको सिक्योरिटी मिलती है जाके आगे शौकत खानम के करीब, कहीं आगे जाके मिला इनको पायलट। इस रास्ते में ट्रैफिक जाम था जहां पे नॉर्मली नहीं होता। बताने के बावजूद, बार बार कहने के बावजूद ट्रैफिक को जाम किया गया और इमरान खान के पहुंचने में रुकावट डाली गई। अब वो उस वक्त से इस बारे में परेशान है कि इमरान खान को कौन लेट करना चाह रहा था कि ये आदमी हॉस्पिटल ना पहुंचे। पहले हेलीकॉप्टर, फिर 3 मरतबा गलत रास्ते, उसके बाद एंट्री और एग्जिट पॉइंट जो है वहां पे क्लियरेंस नहीं मिलना। उसके बाद जैसे ही लाहौर में एंटर होना तो ये चाहिए था कि शौकत खानम अस्पताल तक हर चीज़ क्लियर होती, लेकिन शौकत खानम अस्पताल तक ठीक ठाक ट्रैफिक उनको मिला और वो ट्रैफिक में फंस कर पहुंचे। तो ये वो सवालात हैं जो उन लोगों के दिमाग में भी चल रहे हैं। फिर जिस तरह ये ऑडियो लीक्स हुई हैं, पहली ऑडियो, फिर उसके बाद दूसरी उसकी वीडियो बना के लीक की गई है। वो लीक क्या की गई है? वायरल की गई है खुद से। खान साहब एक सवाल कि जब सीएम साहब शौकत खाना में मिलते हैं और उसके बाद वो जो पुलिस स्टेशन है एसएचओ समेत पूरा पुलिस स्टेशन मुअत्तल कर देते हैं, उनके मोबाइल फ़ोन भी ले लिए जाते हैं, फोरेंसिक के लिए हम भेजे जाएंगे, एक वीडियो मैसेज भी आ जाता है सीएम साहब का, उसके बाद फिर दोबारा वीडियो जारी होना, तो ये सीएम साहब का कंट्रोल नहीं है या सीएम साहब खुद करवा रहे हैं? पंजाब में तो गवर्नमेंट ही नहीं किया है, ये है क्या? फिर दूसरी जो आप बात कर रहे हैं कि पायलट स्क्वाड जो है वो, देखिए सीएम साहब और आईजी साहब रात को रिलेक्टेंट थे इन पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई करने से, नहीं करना चाहते थे, नहीं करना चाह रहे थे। वहाँ बड़ी बहस हुई है, उसके बाद वो मजबूर हुए और फिर सीएम साहब ने इसकी अनाउंसमेंट की है वहाँ एक गली में खड़े होकर। और आईजी साहब भी रिलेक्टेंट थे, वो नहीं चाह रहे थे कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो उस पुलिस स्टेशन के खिलाफ। क्यों? बल्कि वो ये कह रहे थे कि इन्होंने तो पकड़ा है तो अब इनके खिलाफ ही हम कार्रवाई कर दें। बल्कि मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा जिन्होंने पकड़ा उन्होंने एहसान तो नहीं किया, और ये जिसने वीडियो वायरल किया निकाल के उसने तो जुर्म किया है। तो पकड़ा तो इन्होंने नहीं, पकड़ा तो वहां पे मौजूद लोगों ने लोगों ने पकड़ा है ना। लेकिन मैंने उन्हें कहा जी कि जुर्म किया है तो जुर्म की तो सजा होनी चाहिए। होना तो ये चाहिए था कि एसपी रैंक से लेकर नीचे तक सबके टेलीफोन लेते और पता करते कौन किससे राब्ते में है, पता करते किसने किसको वीडियो सुनाई है, कहां से अप्रूवल आई है। और आप गौर से देखें, ये वीडियो जो वायरल की गई है ये चंद मखसूस सहाफियों के जरिए की गई है जिनसे नॉर्मली इस तरह के काम करवाए जाते हैं, जो नॉर्मली ऐसे काम करते हैं पीडीएम के लिए या बाकी लोगों के लिए, आप समझ जाते हैं, ताकतवर लोगों के लिए। उनसे ये वीडियो वायरल करवाई गई है और फिर फौरी तौर पे बाद में चैनल्स पे भी चलवाई गई। अब बात ये है कि जिसने गोलियां चलाई, ये ऐसा मुल्क बन गया है कि जिसने गोलियां चलाई, जो शिद्दत पसंद है, जिसने दहशत फैलाई है, उसका इंटरव्यू पीटीवी पे और पाकिस्तान के तमाम मीडिया पे चल रहा है। और जिसको गोलियां लगी हैं, जो मजलूम है और पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है, उसका इंटरव्यू कहीं भी नहीं चल रहा। इससे आपको समझ आ जानी चाहिए कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान के जो ताकतवर लोग हैं या पाकिस्तान की जो इस वक्त इक़्तिदार में जमाते हैं वो क्या घिनौना खेल खेल रही हैं, वो सारा कुछ आपके सामने है। इमरान खान साहब को मैं मिला हूं तो उनकी स्पिरिट बड़ी हाई है, वो उसी तरह जैसे वो पहले थे। वो तो उस वक्त कंटेनर पे भी नजर आ रहा था, कंटेनर के ऊपर फर्क सिर्फ इतना है कि वो अपनी टांगों को मूव नहीं कर सकते। हाँ, बस फर्क इतना है कि वो आदमी अब अपनी टांगे ऐसे रख के बैठा है और उसको मूव नहीं कर सकता अपनी मर्जी से, वो चोटें लगी हुई हैं, उसमें तकलीफ होती है। बाकी वो उसी तरह है। उसके बाद उन्होंने जो मुलाकातें की है, सुबह से उठ के वो शाम तक मुलाकातें ही कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने जो पैगाम रिकॉर्ड करवाया वो 1 घंटे से ज्यादा का है। रिकॉर्ड क्या करवाया, वो लाइव ही चला है, 1 घंटे से ज्यादा वो बोलते रहे। इन चीजों से मुझे ये आइडिया हुआ कि ये आदमी हार तो मानने वाला नहीं है। लेकिन आप याद रखिएगा कि बेनज़ीर भुट्टो पे भी जब पहला हमला हुआ था कारसाज में, तो 150 लोग उसमें जाँ बहक हो गए थे। उसका रिएक्शन नहीं आया था पूरे पाकिस्तान में, लोग नहीं निकले थे। लेकिन इमरान खान की दफा बहुत लोग निकले हैं। अगर उससे हम कंपेयर करें ना कि बेनज़ीर भुट्टो पे कारसाज के अंदर एक अटैक होता है
तो हम देखते हैं कि कितने लोग बाहर निकले तो नहीं निकले। लेकिन अगर हम देखते हैं कि इमरान खान साहब के ऊपर एक अटैक होता है उसी नौइयत का, और नुकसान भी बहुत कम हुआ, यानी लोग जो हैं वो एक शख्स जहाँ पर हुआ वहाँ 150 थे, तो पूरे पाकिस्तान के अंदर आपने देखा क्या हुआ। अब बेनज़ीर पे दोबारा अटैक हुआ था, ये बात आप याद रखिए। सेकंड अटेम्प्ट पहला अक्टूबर में हुआ था, दूसरा दिसंबर में हुआ था। अब बेनज़ीर पे दोबारा अटैक किया गया था, तो खान साहब पे भी दोबारा हो सकता है। देखें ये पाकिस्तान है, यहाँ पे हमारे पास हिस्ट्री के अंदर इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं, हम उनसे आंखें तो नहीं बंद कर सकते। सो पाकिस्तान के इदारों को बड़ा केयरफुल होना पड़ेगा, पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको बड़ा एहतियात करनी पड़ेगी, ज़्यादा बेहतर हिफाजत के इकदाम करने पड़ेंगे। और पंजाब पुलिस तो पंजाब की गवर्नमेंट कह रही है कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब आईजी पंजाब चाहते हैं कि 3 में से 1 नाम निकाल दिया जाए FIR में से, तो FIR इस वजह से नहीं हो रही। और परवेज़ अलाई चाहते हैं 3 में से 1 नाम निकाल लिया जाए FIR में से। तो सबकी अपनी अपनी ख्वाहिश है, अब आपके सामने ही है। अच्छा, एक सवाल है कि ये भी खबरें गर्दिश कर रही थी कि खान साहब को या खान साहब के जो करीबी दोस्त हैं उनको इस असैसिनेशन अटैक के बारे में कुछ थोड़े से हिंट और क्लू थे उनके पास कि ऐसा हो सकता है। इसमें कितनी कुछ सच्चाई है, ऐसा था? कुछ एक्टिविटीज यहाँ पे हो रही थी, लेकिन वो पॉलिटिकल लोग थे, उनका एक इकट्ठ भी हुआ था, कोई आधी खुफिया मीटिंग भी लोग कहते हैं कि हुई थी। और एक नौजवान लाहौर में है, वो क्लेम कर रहा था उसने बहुत शोर मचाया हुआ था, PTA के ग्रुप्स के अंदर भी गया था, एजाज चौधरी साहब को पता चला था, उन्होंने कुछ लोगों को आगाह भी किया था। इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं कि मुझे भी आइडिया था, मेरे पास रिपोर्ट्स थी। तो देखें, इंटेलिजेंस तो मौजूद है और रिपोर्टें आती हैं, चीज़ें ऐसी होती हैं। लेकिन मैं आपको अपनी फीलिंग बता देता हूं कि मुझे बिल्कुल 1% भी उम्मीद नहीं थी, यानी मुझे ऐसा नहीं लगता था कि खदशा और ख़तरा तो मौजूद रहता है मुझे कि इस लेवल तक कोई गिर सकता है कि इस तरह का हमला एक हो जाए। मुझे तो नहीं ऐसा लगता था, और इमरान खान साहब की भी फीलिंग यही थी, इन्फॉर्मेशन होने के बावजूद कि ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये ऐसा हुआ है पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली, और अल्लाह ताला ने किसी बड़े नुकसान से बचाया, वरना पाकिस्तान खुदा न खास्ता इस वक्त किस हालत में होता, मुझे सोच के भी जो है वो एक जो है परेशानी पैदा हो जाती है दिमाग में। जो बेनज़ीर साहिबा के कत्ल की बात कर रहे थे कि तब इतने लोग नहीं निकले थे जब फर्स्ट अटैम्प्ट हुई थी, खान साहब की बारी, कल दोबारा पूरे शहरों में लोग भी निकले, परसों भी शहरों में लोग निकले। लोग जो हैं वो सवाल कर रहे हैं, एक साबिक वज़ीर आज़म हैं और पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं, उनको जब इस तरह असैसिनेशन अटैक उनके ऊपर किया जाता है, उसके बाद लोग, ये एक अमल है फितरी के, लोग बाहर निकलते हैं किसी के कहे बगैर, उनके ऊपर शेलिंग की गई है, उनके ऊपर पथराव किया गया है, उनको अरेस्ट किया गया है। तो क्या इस मुल्क में अब अगर किसी के ऊपर असैसिनेशन अटैक भी हो जाता है तो लोग उसके बारे में सवाल नहीं कर सकते, लोग प्रोटेस्ट नहीं रिकॉर्ड करवा सकते? देखें, अरशद भाई की शहादत के ऊपर मरीम नवाज का ट्वीट आपके सामने है, और ये बिल्कुल पत्थर दिल वाला काम कर रहे हैं। जब एहसन इकबाल को गोली लगी तो हर सहाफ़ी ने उसके ऊपर प्रोटेस्ट किया था, और उस वक्त अरशद शरीफ साहब ने भी किया था प्रोटेस्ट। मियाँ जावेद लतीफ़ का जब सर फाड़ा तो मैंने सबसे ज़्यादा शोर मचाया हुआ था उस वक्त, और मुझे लगा कि ये बहुत बड़ी ज़्यादती है जो नहीं होनी चाहिए। दानियाल अजीज़ साहब का जब एक्सीडेंट हुआ, दानियाल अजीज़ पे हमने अफसोस का इजहार किया। हर दफ़ा हमें ऐसा लगा कि अगर कुछ ऐसे लोग सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद हैं जो को मजाक उड़ाते हैं, तो उसका इल्ज़ाम आप पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर या पाकिस्तान की बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर नहीं डाल सकते। उसको जवाब बना के आप ये नहीं कर सकते कि आप खुद वही हरकतें शुरू कर दें जो बच्चे करते हैं। यानी एक 17 साल के बच्चे ने एक ट्वीट किया था लसबेला वाले इंसिडेंट के बाद, और उस 17 साल के बच्चे का ट्वीट उठा के एक पूरी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर डाल दिया कि भाई ये पॉलिटिकल पार्टी जिम्मेदार है जिसका कोई 2 करोड़ के करीब वोटर हो गया हुआ। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि आप उठा के उस पर डाल दें। तो इसी तरह ये इनको समझना चाहिए, राणा सनाउल्लाह के स्टेटमेंट बड़ी गैर जिम्मेदारी वाले हैं, ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट बहुत गैर जिम्मेदारी वाला है, और इससे पहले जो मरीम नवाज ने ट्वीट किया उससे सहाफ़ियों का बहुत दिल दुखा है। उनको वापस ट्वीट इसलिए लेना पड़ा क्योंकि सहाफ़ियों ने, जो उनके बहुत करीबी लोग हैं, उन्होंने भी कहा कि भाई लिमिट होती है कोई, आप तो हर लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। तो ये अभी और डर्टी गेम खेल रहे हैं। PMLN का प्रॉब्लम ये है कि उनको ये पता है कि इमरान खान वापस आएंगे तो वो रिवर्स करेंगे चीज़ों को। द प्रॉब्लम इज़ कि वो इक़्तिदार में उनको नज़र आ रहा है कि इमरान खान आ जाएंगे जब भी इलेक्शन होगा, और जब ये इलेक्शन हो जाएगा, इक़्तिदार में आएंगे, तो उनको ये भी नज़र आ रहा है कि ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं इमरान खान देंगे जिसमें वो NRO 2 को रिवर्स ना करें। NRO 2 तो ऐसे रिवर्स हो जाएगा वापस, जैसे इन्होंने घुमाया सबने मिलकर वो एक हाथ से वापस कर देगा।
आपके पास सिर्फ सीटें पूरी होनी चाहिए ना। नैब का कानून है, वापस सब कुछ रिवर्स हो जाएगा। हाँ, नैब का कानून है ना, खत्म किया है, वापस आ जाएगा। जब नैब का कानून वापस आ जाएगा, जितने केस खत्म हुए हैं सारे वापस आ जाएंगे। फिर इमरान खान क्या करेंगे? कुछ भी नहीं, जो वो पहले कर रहे थे। उनको नैब की नई कोर्ट्स बनानी है, नए जजेस अपॉइंट करने हैं, उसके बाद आप देखें यहाँ पे रोजाना किसी ना किसी को लेकिन खान साहब के बारे में तो ये कहा जाता है ना, जब तक उनके ताल्लुकात नहीं कहीं पे ठीक होते तब तक वो नहीं आ सकते। नहीं, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। देखें, ताल्लुकात ठीक नहीं होते तब तक नहीं आ सकते, ये तो आप नहीं कह सकते। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि तब तक उनको इलेक्शन मिलने का इम्कान कम है, क्योंकि ये इलेक्शन जो पाकिस्तान में होना है, इसका फैसला पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट किया करती है। या 5 साल पूरे हो जाए तो या फिर एस्टेब्लिशमेंट बीच में कहीं फैसला कर ले कि पाकिस्तान में इंतखाबात अब करवाने हैं, तो फिर वो करवा दे इंतखाब। तो वो इंतखाब को डिले कर सकती है एस्टेब्लिशमेंट, इमरान खान के आने का रास्ता नहीं रोक सकती। फर्ज करें वो रोक भी लेते हैं, लोग 2/3 अक्सरियत से इनको कामयाब करवा देंगे, वो आके कानून बना के फिर आ जाएंगे। नहीं, रोक ही नहीं सकते ना, पॉसिबल नहीं। एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो एक नज़र आ रही है चीज़ के खान साहब की थोड़ी सी गर्मा गर्मी है, और इसको अब मेरे ख्याल में ये कहना कि नहीं है तो वो बिल्कुल गलत होगा। गर्मी तो है, ये वो मौका नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट सामने आए इस केस के ऊपर। ये जो असैसिनेशन केस है, अटेम्प्ट हुआ है, इसके ऊपर एक तहकीक करे जो सेटिस्फैक्टरी रिलेटेड नहीं, हो वो देखिए खान ना, साहब से। चीजें जिस तरह खराब की जा रही है ना, एविडेंसेस मिटाए जा रहे हैं, बयानात बाहर आ रहे हैं, ये हो नहीं सकता कि पुलिस ऐसा करे। इसके पीछे ताकतवर लोग मौजूद हैं और एस्टेब्लिशमेंट की तरफ उंगलियां उठ रही हैं कि शायद उनकी मर्जी से ऐसा हो रहा है। लेकिन ये तो मेरे ख्याल में एक बहुत जबरदस्त चांस है खान साहब के पास भी और एस्टेब्लिशमेंट के पास भी कि हालात ठीक किए जाएं, इस केस को सॉल्व कर लिया थोड़े दिन जाए। पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना डिस्प्लेयर तो शो किया इमरान खान के बारे में। एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी नापसंदीदगी, नॉर्मली पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में अपनी नापसंदीदगी को ऐसे जाहिर नहीं किया। यानी नवाज शरीफ साहब ने नाम ले लेके जर्नैलों पे नुक्ताचीनी की, बड़े बड़े घिनौने इल्ज़ामात लगाए, मरीम नवाज़ ने किया, फजलुर रहमान ने किया, बाकी लोगों ने किया, लेकिन इसके बावजूद कभी भी एस्टेब्लिशमेंट ने पब्लिकली आके अपनी नापसंदीदगी का इजहार नहीं किया। लेकिन इमरान खान के बारे में हमने खुद देखा, सबने विटनेस किया कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट तगड़े इदारों ने खुद नापसंदीदगी का इजहार किया है इमरान खान साहब के बारे में। तो ये एक मुश्किल चीज़ है आवाम के लिए भी हज़म करना, और एस्टेब्लिशमेंट इसमें से अपने आप को कैसे निकालती है डिपेंड करता है। खान साहब की हुकूमत आ गई है, पंजाब में पीटीआई की हुकूमत है। आपके ऊपर जो वो जिस तरह आपने एक ट्वीट भी किया था कि हुकूमत जो है वो इस वक्त फी घंटा एक एफआईआर की रफ्तार से आपके ऊपर चल रही थी, वो एफआईआर खत्म हुई है, अभी चल रही है, मेरे ऊपर अभी पर्चे हैं, अभी भी खत्म नहीं हुए वो? नहीं, अभी भी कुछ पर्चे हैं मेरे ऊपर, कुछ ख़त्म हो गए हैं, कुछ हैं, बस ये चलते रहेंगे और एक दिन आएगा ख़त्म भी हो जाएंगे। लेकिन मेरी गुजारिश है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, या अगर जल्दी करना है तो फिर जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से, कि वो सिर्फ इतना करें कि एक इंक्वायरी में हमारे मुद्दइयों को बुला लें। अरशद भाई के 16 मुद्दई हैं, मेरे पाकिस्तान में को 22 मुद्दई हैं। 27 थे, 22 हैं मेरे, बाकी ख़त्म हो गई, वो इधर उधर भी हो गई। 22 मुद्दई मेरे हैं, बुलवा लें उनको। फिर 9 मुद्दई जो हैं मुख्तलिफ मुकदमात में साबिर शाकिर भाई के हैं, कोई 1 दर्जन से ज़्यादा जो है मेरे ख्याल में समी इब्राहिम साहब के हैं। तो ये कोई 50 के करीब बंदे हैं, 50-55 बंदे। इनको बुला के सिर्फ पूछ लें कि इनको कौन कह रहा था कि आप इनके ऊपर पर्चे दो, या आपको किसने कहा था। अगर इनमें से 10% मुद्दई भी ठीक निकल आए ना, हमें फांसी दे दें, ठीक है, हमें जहाँ मर्जी लटका दें, जो अपनी मर्जी से आया हो और आगे उसने पर्चा करवाया हो। यानी 50 में से 5 भी ठीक निकल आए तो हमें जो मर्जी सजा दे दें। और अगर ये सारे ही गलत ना निकले ना, तो फिर मुझे कहिएगा ये सारे ही बोगस है, इन पे दबाव डाल के इनको कहा गया। अगर आपने अरशद शरीफ के केस में इन्वेस्टिगेट करना है ना, तो सबसे पहले हमारे मुद्दइयों को बुलाएं, उनको बुलाएं, उनसे पूछें, उनसे पूछेंगे तुम्हें तकलीफ क्या थी कि तुमने पर्चा करवाया। जाएगी। आपको आधे से ज्यादा मुद्दई पहले ये कहेंगे हमें पता ही नहीं कि हमने पर्चा करवाया हुआ है। आधे से ज्यादा मुद्दई कहेंगे हमें पता ही नहीं था कि पर्चा हुआ। आपके मामले में वो ये तो नहीं कह सकते कि हम तो जानते नहीं इमरान रियाज है कौन। नहीं, मुझे तो उसने मुद्दई ने कहा कि भाईजान मैनू तो लोगों ने दसिया कि इसके ऊपर करवा दिया है। हाँ, एक मुद्दई ने मुझे ये कहा कि मुझे लोगों ने बताया कि तूने उस पे पर्चा करवाया हुआ है। अच्छा, और उसको पता ही नहीं है? कहता जी मैंने तो एक आईडी कार्ड की कॉपी मांगी थी मेरे से। अच्छा, पुलिस वाले ने, कहता मैंने उसको दे दी। मैंने ये एफआईआर देनी है यार, किसी दे दी मैंने उसको। मुझे क्या पता था आप पे दे देंगे एफआईआर, मैं तो आपको बहुत सुनता हूँ। वो बंदा मुझे कह रहा है, एक का मुझे फोन आया, उसने कहा जी मेरी अम्मी ने मुझे घर से निकाल दिया है कि तूने इमरान रियाज पे पर्चा करवा दिया। वो कहता है मुझे नहीं पता था कि आप पे इस तरह का पर्चा हो जाएगा कि पूरे मुल्क में रुला पड़ जाएगा। मैं समझे अभी कुछ हो रहा है तो पुलिस को खुश करने के लिए मैंने दे दिया अपना आईडी कार्ड। तो ये इस तरह के पर्चे हैं सारे। ये मुद्दइयों को बुलाएं ना।
और मैं कहता हूँ इसके अंदर सबसे जो अच्छा कर सकते हैं ना, वो जनरल बाजवा साहब कर सकते हैं, वो दूध का दूध और पानी का पानी कर सकते हैं। चेक कर लें। ठीक है, 2 आखिरी सवाल हैं। इमरान खान साहब के ऊपर असैसिनेशन अटैक हो गया, अब ये जो रजीम चेंज ऑपरेशन था, इसमें जो बहुत ज़्यादा बोले, उसमें खान साहब डेफिनेटली वो इसका टारगेट हुए, विक्टिम हुए इसका, फिर अरशद शरीफ शहीद भाई, और उसके बाद आपको क्या लगता है कि अब जब खान साहब के ऊपर ये अटैक हो गया है तो उनके बाद आप सबसे ज़्यादा इसके ऊपर बोले हैं, आप सबसे ज़्यादा हुकूमत को चुपते हैं, उस वक्त की अपोजिशन को आप चुपते हैं, तो आपने अपने लिए कुछ सिक्योरिटी मेजरमेंट्स लिए हैं, कुछ इसके ऊपर सोचा है आपने? देखिए, आपको भी आपके बारे में बताया गया है कि आपको भी कुछ थ्रेट्स हैं। हमें कोई खतरा कोई गैरों से तो नहीं है, अपनों से है, और अल्लाह ताला हिफाजत करने वाले हैं। आप कितनी भी कोशिश करें, कल देखें इमरान खान साहब की ठीक ठाक सिक्योरिटी होती है, एक पूरा प्लान्ड असैसिनेशन अटैक था, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको महफूज रखा है। तो आपको बचाने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है, और वही आपको महफूज रखता है। लास्ट क्वेश्चन, इमरान खान साहब अब आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि लॉन्ग मार्च तो रुक गया और मैं हुकूमत इसको रोकना भी चाहती थी, अनफॉर्चुनेट एक इंसिडेंट भी हो गया और लॉन्ग मार्च रुक गया, खान साहब आगे क्या करने वाले हैं? क्या दोबारा लॉन्ग मार्च के लिए बुलाएंगे? वो इससे और ज़्यादा ज़ोर से आने वाले हैं। उनकी सिर्फ टांग ठीक होने की देर है। अब मैं सिर्फ वो इंतज़ार कर रहे हैं, वो डॉक्टर को बाहर हो, खड़ा कब तक हो जाऊँगा, खड़ा कब तक हो जाऊँगा। अच्छा, उनको ये है कि मैं चलना कब शुरू होऊंगा। अच्छा, तो जिस दिन वो चलने के काबिल हुए या कंटेनर पे चढ़ने के काबिल हुए, फिर आएंगे। तब तक का काउंटडाउन है, लेट्स सी उसके बाद क्या होता है। बहुत शुक्रिया खान थैंक साहब। यू भाई, बहुत जज़ाकल्लाह।